हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल्यूशन यानी विलियन। ठीक है, सोल्यूशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पहले कवर कर ली हैं। लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, जिसमें हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सोल्यूशन यानी विलियन क्या होता है, विलियन किस किस से मिलकर बना होता है। जिसमें हमने पढ़ा था कि विलियन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। उसमें हमने क्या पढ़ा कि सोल्यूशन जो होता है उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है, भौतिक अवस्था होती है, वो कौन डिटरमाइन करता है, सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। और सॉल्वेंट क्या था, उस सॉल्यूशन में जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है उसको हमने सॉल्वेंट यानी विलायक कहा। ठीक है, तो विलायक ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी, भौतिक अवस्था होगी, वही पूरे विलियन की भौतिक अवस्था होगी, ऐसा हमने पढ़ा था। यानी अगर सॉल्वेंट यानी विलायक ठोस अवस्था में है तो हमारा विलियन भी क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। अगर विलायक कैसा है, द्रव अवस्था में है, तो हमारा पूरा विलियन कैसा हो जाएगा, द्रवीय हो जाएगा। और वहीं अगर हमारा विलायक गैसीय अवस्था में है तो पूरा विलियन कैसा हो जाएगा, गैसीय अवस्था में या गैसीय स्टेट में हो जाएगा। वहीं हमने दूसरी टर्म क्या पढ़ी थी कि सल्यूट होता है सोल्यूशन में। और सल्यूट क्या था, जो सोल्यूशन में कम मात्रा में उपस्थित था, या हम कहेंगे कि विलायक से कम मात्रा जिसकी है उसको हमने सल्यूट कहा। साथ ही हमने क्या देखा था कि किसी भी सोल्यूशन में एक विलायक होगा यानी एक सॉल्वेंट होगा, लेकिन सोल्यूट की मात्रा एक से ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़े थे, फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के अनुसार के आधार पर हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग क्या होते हैं, विलियन होते हैं। जिसमें ठोस हमने पढ़ा था, द्रव पढ़ा था और गैस पढ़ा था। तीन प्रकार के विलियन हमने उसमें पढ़े थे। साथ ही हमने क्या देखा था, सोल्यूट की कंसंट्रेशन देखी थी, और उसमें हमने कौन कौन से टर्म पढ़े थे, मास परसेंटेज पढ़ा था, वॉल्यूम परसेंट पढ़ा था, मास बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ा था, साथ ही मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सारे हमने पढ़े थे और इनके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ओके, उसके बाद हमारी टर्म आई थी सॉल्युबिलिटी, जहां पर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड देख रहे थे। हम ठोस की विलेयता देख रहे थे, किसमें, द्रव में। और यानी वहां पर ठोस क्या रहा होगा, सोल्यूट यानी विलेय रहा होगा, और सॉल्वेंट यानी विलायक क्या था, हमारे द्रव था कोई। साथ ही हमने किसकी सॉल्युबिलिटी देखी, गैस की इन लिक्विड, यानी जो गैस हमारा सोल्यूट है वो किसी लिक्विड जो हमारा क्या है, द्रव वाले विलायक में क्या हो रहा था, घुल रहा था। वहां पर हमने उस गैस की विलेयता देखी थी, और जहां पर हमने हेनरी का लॉ पढ़ा था कि हेनरी ने एक लॉ दिया है, जब किसी गैस को किसी लिक्विड में मिलाया जाता है तो वहां पर क्या होता है, वो हेनरी का लॉ पढ़ा था। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वेपर प्रेशर पढ़ा था, जहां पर हमने दो प्रकार के सोल्यूशन देखे थे। एक जहां पर सोल्यूट क्या था, नॉन वॉलेटाइल था, और सॉल्वेंट क्या था, वॉलेटाइल था, यानी अवाष्पशील विलेय वाष्पशील विलायक में मिल रहा था। और दूसरा किस प्रकार का था, वाष्पशील विलेय वाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक थे दोनों। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि हमारे कोर्स में सिर्फ कौन सा वाला है, नॉन वॉलेटाइल टू वॉलेटाइल, यानी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को जब वॉलेटाइल सॉल्वेंट में यानी अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाएगा, तब हमने देखा था कि क्या क्या होता है। वहां पर हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, तो उसको क्या टर्म दी थी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और साथ ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद हमने एक नियम पढ़ा था, किसका, राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम के आधार पर हमने बताया था कि कौन से विलियन आदर्श होते हैं और कौन से विलियन अनादर्श होते हैं। यानी जो विलियन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको हमने आदर्श यानी आइडल सॉल्यूशंस कहा था, और जो विलियन राउल्ट के लॉ का पालन नहीं करते हैं उनको हमने क्या कहा था, अनादर्श या नॉन आइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, होपफुली आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। आज के सेशन में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, तो आपको उनके आंसर्स करने होंगे। ओके,
तो कॉलिगेटिव हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जहां पर हमने क्या बोला था कि किसी भी सोल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उन पर निर्भर करने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज उस सोल्यूशन में पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। यानी विलेय की मात्रा पर जो गुण निर्भर करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाएगा। और हमने देखा कि 4 टाइप के प्रॉपर्टीज या गुण होते हैं किसी सोल्यूशन में, जो किस पर निर्भर करते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में चेंज हो रहा था जब क्या किया जा रहा था, विलेय की मात्रा में चेंज किया जा रहा था। ठीक है, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि कम ज्यादा कितना डाला विलेय, हम सिर्फ कह रहे हैं कि उसकी मात्रा में चेंज करेंगे, यानी कुछ मात्रा को बदलेंगे, तो उससे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का उसमें भी चेंज आएगा। ओके, साथ ही हमने क्या कहा था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट का वो भी चेंज हो जाएगा एंड फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा। और साथ ही साथ हम क्या देख रहे थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर में भी क्या आता है, चेंज आता है। तो ये चारों हमने देख लिया था। इसके बाद हम पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमने पढ़ा था, जहां पर हमने क्या बात करी थी कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट में, यानी अगर हम पानी का उदाहरण ले रहे हैं तो पानी का अगर प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट, तो वो कितना था, P0A मान रहे थे हम, सपोज ये H2O A है कोई सॉल्वेंट। ठीक है, और फिर हमने क्या कहा कि इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और उस सॉल्ट का वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्ट इज इक्वल टू P0B था जब ये अलग अलग थे। ओके, अब हमने इन दोनों को किसी सोल्यूशन में मिक्स कर दिया जहां पर A और B दोनों के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या कहा था, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, यानी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, अब वो उतना नहीं रह जाएगा, अब हमने उसे PA मान लिया था। ठीक है, और सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर था उसको PB मान लिया था। ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो सोल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, दैट मीन्स कि वो अवाष्पशील है, वो तो वाष्प में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है। तो जब वो वेपर नहीं बना रहा है तो उसका वेपर प्रेशर वहां पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो प्योर स्टेट में भी 0 है और सोल्यूशन में आने पर भी 0 है। तो अब हम इस सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर देखते हैं, तो क्या हो जाता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन is equal to, suppose that is PT is equal to PA plus PB, where PB is 0, PB 0 है क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, PT किसके इक्वल हो जाएगा, PA के हो जाएगा। यानी जो सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर था, किसका, सोल्यूशन का, विलयन का जो कुल वाष्प वेपर प्रेशर था, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो आंशिक वाष्प दाब है किसके, विलायक की। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो निर्भर करता है किसके, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे। क्यों, क्योंकि सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है कांस्टेंट, वो तो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे, और जब वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो उन पर निर्भर ही नहीं करेगा, वो तो पहले ही 0 हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जो कि पार्शियल है। और पार्शियल क्यों था, क्योंकि हमने माना कि जब वो सॉल्वेंट जो था प्योर स्टेट में था तब उसका सरफेस एरिया ज्यादा था, उसको ज्यादा सरफेस मिल रही थी वेपराइज होने के लिए। ठीक है, अब इसमें सॉल्वेंट में चूंकि सोल्यूट ऐड कर दिया है, तो यहाँ मैं आपको ब्लू से दिखा देती हूँ, सोल्यूट के पार्टिकल यानी सॉल्ट ये ऐड किया है। ठीक है, तो कुछ सरफेस एरिया सॉल्ट भी कवर करेगा और कुछ क्या करेगा, सॉल्वेंट कवर करेगा। ठीक है, तो अब उस सॉल्वेंट को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उतना सरफेस एरिया नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब आप क्या वाष्पीकरण पढ़ते थे 9th 10th में, तो आपने क्या पढ़ा था
कि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, वाष्पन की दर बढ़ जाती है। वहां पर हम क्या कह रहे थे कि अगर कपड़े को खोल के रखेंगे, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको एरिया ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पर एरिया ज्यादा था, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सॉल्वेंट यानी पानी जब अकेले था उसका वेपर प्रेशर क्या था, ज्यादा था। लेकिन जब वो सॉल्ट के साथ मिलाया गया, सोल्यूशन में आया, विलयन में आया, तो वहां पर उसका वाष्प दाब कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो ये सरफेस एरिया है वो कम हो गया है। कम क्यों हो गया है? क्योंकि जो बचा हुआ सरफेस एरिया था जो ज्यादा था, वहां सोल्यूट के पार्टिकल आ गए, यानी सॉल्ट, नमक जो हम कह रहे हैं, उसके पार्टिकल भी वहां पर आ गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं सॉल्वेंट के रास्ते में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये P0A है, प्योर स्टेट में वाटर का क्या है, वेपर प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, P0A इज ग्रेटर देन PA हो जाएगा। ठीक है, पहले जो प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर था वो ज्यादा है। ठीक है, और किसके कंपैरिजन में, जितना उसका वेपर प्रेशर सोल्यूशन में, तो हमने क्या कहा, P0A इज ग्रेटर देन PA। तो हम क्या बोल सकते हैं कि PT इज ऑल्सो लेस देन P0A और P0 इज ऑल्सो ग्रेटर देन PT। यानी सॉल्यूशन का जो अब पूरा वेपर प्रेशर होगा टोटल, वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। और इसी वेपर प्रेशर में कमी को हमने क्या कहा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। और जब इसको प्योर सॉल्वेंट के सापेक्ष देखेंगे तो हम इसे क्या कह देंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कह देंगे। ओके, इसको हमने मोलैरिटी की टर्म में देखा था, ये सब रिवाइज करवा रही हूं मैं आपको। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कैसे एलिवेशन आ रहा है, तो हमने क्या माना था कि हमारे पास कोई तो कंटेनर है जिसमें सॉल्वेंट A हमने रखा है, इसको हम हीट कर रहे हैं। सपोज ये क्या है, वाटर है, तो वाटर यहाँ पर हमने थर्मोमीटर लगा दिया है, कोई तो मेजरिंग डिवाइस लगाती है जो वेपर प्रेशर को मेजर कर रही है। इस केस में क्या होगा, कंटेनर में सॉल्वेंट है, इसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने पर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर इसका जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और उस केस में जब हम टेम्परेचर नोट करेंगे, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर लिक्विड। और जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो पानी का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सोल्यूशन में पानी के साथ क्या आ जाएगा, कोई सोल्यूट आ जाएगा। सपोज हम कह रहे हैं वो सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सॉल्वेंट A है और सोल्यूट क्या है, B है। ठीक है, सॉल्वेंट A है और सोल्यूट क्या है, B है हमारे पास। तो इस केस में क्या होगा, जब आपने सॉल्ट ऐड किया तो आप देखते हैं कि अब हम हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। लेकिन अभी भी इस केस में भी क्या हो रहा है, जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं हुआ है। यानी 100 डिग्री अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। तो कितना होगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 100, वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, हमने पहले भी पढ़ा कि अब सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया है सॉल्वेंट के लिए, तो वेपराइज नहीं हो पा रही है, जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगी, तो जल्दी से वेपर प्रेशर नहीं बन पाएगा। कितना, जितना हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल चाहिए। तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 100 डिग्री से ऊपर चले जाएगा टेम्परेचर। तो वही हम उसी हम क्या कह रहे हैं, एलिवेशन कह रहे हैं, यानी बढ़ रहा है अब क्या, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है सोल्यूट ऐड करने के बाद। और कैसा सोल्यूट, कैसा विलेय, अवाष्पशील या नॉन वॉलेटाइल, जिसे हम बोल रहे हैं नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। बार बार इसी की बात आ रही है
कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर वो सरफेस एरिया कवर कर रहा है जहां पर वो सॉल्वेंट जो विलायक है जिसको क्या करना है, वेपराइज होना है, उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, और उसी वजह से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपराइज नहीं हो रहे हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया था। The solution formed by adding non-volatile solute has to be heated to a higher temperature। यही हम कह रहे थे कि non-volatile solute ऐड करने के बाद अब सोल्यूशन को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा या ज्यादा तापमान देना पड़ेगा एज कंपेयर टू, किसकी तुलना में, जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था उसकी तुलना में। पहले हमारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट जो उसका था वो 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। उस 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा था, उसका जो वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा था। लेकिन अब उस पानी में हमने एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है, हम सॉल्ट मान रहे हैं एग्जाम्पल में, और सॉल्ट ऐड करने के बाद हमने क्या देखा कि जो सोल्यूशन का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, अब वो 100 पे नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब वेपराइज नहीं हो पा रही है उसी स्पीड से जैसे प्योर स्टेट में थी। ओके, सो दैट इट्स वेपर प्रेशर इट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट है क्या, जिस पॉइंट पर आपका वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का, अगर आप देख रहे हैं, किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वो पॉइंट, वो टेम्परेचर ही आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट सोल्यूशन के। ओके, हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है सोल्यूशन का, किसके कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था उसके कंपैरिजन में। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था कि पहले जो सॉल्वेंट था जिसे हमने वाटर माना था, ठीक है, उसको हम वेपराइज कर रहे हैं, यहां से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है, वाई पे हमने वेपर प्रेशर ले लिया है, और हमने क्या माना कि हम इस सॉल्वेंट को या वाटर को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब वेपराइज होगा, और यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर क्या हो रहा है, इसका Vp इज इक्वल टू ATM P हो रहा है, यानी इसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है, और वहां पर हम टेम्परेचर नोट कर लेंगे, दैट इज TB नॉट। हम क्या मान रहे हैं कि TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। और फिर हमने क्या किया, इस सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, सोल्यूट ऐड कर दिया तो क्या बन गया, हमारा सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होंगे, वेपराइज होंगे, ये हमने पढ़ा है, सोल्यूट के पार्टिकल नहीं होंगे, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, किसके मार्ग में, सॉल्वेंट के। तो ये धीरे धीरे यहां से इस पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और यहाँ पर हम टेम्परेचर नोट कर लेंगे, दैट इज TB। तो आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर है, ठीक है, तो T नॉट B क्या है, कम है, और TB क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या कर लेंगे, डेल्टा TB निकाल लेंगे। तो TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का, विलियन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, TB, यही तो एलिवेट हुआ है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो क्या है, TB नॉट, और हमें निकालना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा है, तो दैट इज चेंज, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। तो यहां से ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, किसके लिए हो जाती है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आप बोल सकते हो, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास ये वैल्यूज है तो आप एलिवेशन निकाल सकते हैं। इससे हमने क्या निकाला था, फिर ये हमारा हो गया, फिर हमने क्या माना था एक्सपेरिमेंटली कि जो आपका डेल्टा TB है, यानी जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में, वो क्या है, मोलैलिटी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट की मात्रा पर निर्भर कर रहे हैं कोलाइडल क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो किस पर निर्भर करेगी, सोल्यूट की मात्रा पर। तो हमने क्या कहा, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे और KB हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आप इसको
बोल सकते हैं। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने यहाँ से डिटरमाइन किया था मोलर मास, जहां पर हमने कहा था कि मोलैरिटी ऑफ मोलर जहां पे हमने माना था कि WB क्या है, किसी सॉल्यूट का क्या होगा, गिवन मास होगा। ठीक है, क्या कहा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू WB। ओके, और सॉल्यूट का मोलर मास कितना है, MB। ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम A मानते आ रहे हैं, दैट इज WA। ओके, तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन M इज इक्वल टू हो गया WB बाय MB होल इज डिवाइडेड बाय WA अपॉन 100। ओके, ये M की वैल्यू है, और हमारे पास क्या आया था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो M की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB अपॉन MB अपॉन WA डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगी। ठीक है, और हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हमें बताना है कि कौन सा सोल्यूट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली सोल्यूट तो बता नहीं पाएंगे कौन सा है, उसका क्या बता देंगे, मोलर मास बता देंगे यहाँ से। ओके, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे पूरा। ओके, तो रीअरेंज करके पहले इसको खोलिए, क्या आएगा यहाँ से, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इंटू MB, ये हो जाएगा। ओके, ये इसकी वैल्यू आ गई। देन हमें निकालना क्या है, हमें इस MB की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या है, मोलर मास है किसका, सॉल्यूट का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रीअरेंज करेंगे इसको दोबारा, MB को एक साइड ले लेंगे, MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB इंटू WB इंटू 1000। ओके, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इंटू डेल्टा T। ये क्या हो जाएगा, मोलर मास डिटरमाइन कर लेंगे आप यहाँ से, किसका, सोल्यूट का मोलर मास निकाल लेंगे, किसकी टर्म में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की टर्म में, जहां पर आपको क्या क्या दिया गया है, गिवन मास दिया गया है किसका, सोल्यूट का, सॉल्वेंट का। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास होगी, और किसकी वैल्यू होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता चल जाएगा कि कितना सॉल्ट ऐड करने के बाद कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है उस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में। ठीक है, तो आप क्या निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे किसका, सॉल्यूट का। ओके, होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। नेक्स्ट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। क्या कह रहे हैं हम, द्रव अवस्था से जब ठोस अवस्था में कोई सॉल्वेंट, कोई सब्सटेंस जा रहा है, तो उसका हम क्या कहेंगे, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, हिमांक आप जिसको कहते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपके किसी सब्सटेंस के लिक्विड फॉर्म भी मिलती है एक ही टेम्परेचर पे। ठीक है, लिक्विड फॉर्म भी मिलती है उसकी, और सॉलिड फॉर्म भी मिलती है, उसको भी आप क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे हम वाटर का मानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और इस 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर हमें पानी की द्रव अवस्था में भी मिलता है और बर्फ में भी, यानी सॉलिड अवस्था में भी मिलता है। ओके, तो इसको क्या कह लेंगे, 0 डिग्री को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, freezing point depression is referred to the lowering of the freezing point of solvent upon the addition of solute। क्या कह रहे हैं कि जैसे पहले solute ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, वैसे ही क्या हो रहा है
किसी भी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कब? जब उसमें सोल्यूट ऐड किया जाएगा, और सोल्यूट हम हमेशा कौन सा कह रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। ओके, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन दैट इज जनरली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द एडेड सोल्यूट। ओके, तो जितना भी सोल्यूट ऐड किया गया है उसकी मोलैलिटी पर निर्भर करेगा, क्योंकि हमने क्या माना है कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये आपका ग्राफ आता है इसके लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये लिक्विड सॉल्वेंट है कोई। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, वेपराइज करने पर क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट कर रहे थे हम। लेकिन अब तो हमें क्या करना है, लिक्विड से सॉलिड लाना है, इसको फ्रीज कराना है ना, जमाना है हमको, द्रव से ठोस अवस्था में लाना है। और द्रव से ठोस अवस्था में लाने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम उसका वेपर प्रेशर कम करेंगे। ठीक है, दाब बढ़ाएंगे ना, दाब बढ़ाएंगे और तापमान क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे लिक्विड पे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे वो किसकी तरफ को जाएगा, सॉलिड की तरफ को जाएगा। ओके, और टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे हम। तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट का क्या देख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं। सॉल्वेंट क्या था, जब प्योर स्टेट में था। ओके, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम किया जाएगा, और टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर कि हमें ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। हम इसको क्या मान लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं, किसका, प्योर सॉल्वेंट का, दैट इज TF0। तो क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, प्योर सॉल्वेंट ने कौन से पॉइंट पर फ्रीज होना स्टार्ट किया, तो वो क्या था, TF0। ओके, देन हमारे पास एक सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा। हमने अभी पढ़ा ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया गया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हो गया, अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो ये यहां कहीं जाकर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। ओके, तो इस पॉइंट में हम टेम्परेचर नोट करेंगे, दैट इज TF। ओके, तो प्योर में क्या हो जाएगा, TF0 हो जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा TF। ओके, तो हमने क्या देखा कि जिस पॉइंट पर प्योर सॉल्वेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा था, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, वो टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, जहां पर किसमें कन्वर्ट हुआ, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से डेल्टा TF निकाल लेंगे, ये डिफरेंस निकाल लेंगे हम, कितना तापमान में डिफरेंस आया दोनों के, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF0 माइनस TF, ये वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो ये ग्राफ आपको समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M हम मान लेते हैं, जहां पर डेल्टा TF हम मानते हैं कि सोल्यूट की मोलैलिटी के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो KF आ जाता है। KF क्या है, हमारा कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। ओके, लास्ट हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Osmosis is a process by which the solvent from a low concentrated solution passes to the high concentrated solution through a semi-permeable membrane till the solution reaches equilibrium। क्या कह रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी एक, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, सोल्यूशन मूव करेगा। ठीक है, कहां से, लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पासेस टू द हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पर लो कंसंट्रेशन मतलब लो कंसंट्रेशन किसकी है, प्योर सॉल्वेंट की है। ठीक है,
कंसंट्रेशन यहाँ पर वर्ड सोल्यूट की मात्रा के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सोल्यूट की मात्रा नहीं है, इसीलिए लो कंसंट्रेटेड हो गया। हाई कंसंट्रेटेड कौन सा होगा, जहां पर सोल्यूट प्रेजेंट है यानी सोल्यूशन। तो मूवमेंट कहां से होगा, मूवमेंट कहां से होगा, इस प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड को होगा, ठीक है। यहां से इधर को मूवमेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट नहीं है, ठीक है, और इधर सोल्यूट है। तो ये लो कंसंट्रेटेड हो गया, ये हाई कंसंट्रेटेड हो गया, ठीक है। और ये कब होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जो कि किसी बायोलॉजिकल कंपोनेंट से बनी होती है, जैविक चीजों से बनी होती है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये क्या करती है, लिक्विड को अपने में से जाने देती है। तो सॉल्वेंट क्या मान रहे हैं हम, लिक्विड है, तो वो पास हो जाएगा इधर से, ठीक है। इट इज अ पैसिव एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैपनिंग विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है जो लगातार हो रही है। इट जस्ट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। Osmosis is the act that equalizes the concentration on both sides of a membrane. The solvent tends to be passed as the solute particles cannot pass through the membrane. यही हम कह रहे हैं कि solute के जो particles हैं वो क्या नहीं होंगे, मूव नहीं होंगे, उस सेमी परमिएबल से पार नहीं जा पाएंगे। सिर्फ क्या जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा, यानी विलायक उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करेगा। और कब तक, जब तक कंसंट्रेशन दोनों तरफ समान नहीं हो जाती है, इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते जब तक, ओके। यहाँ पर डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में डिफरेंस बताया गया है कि डिफ्यूजन आप लोगों ने पहले पढ़ा था। तो डिफ्यूजन क्या होता है, जहां पर आप डिफ्यूजन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑस्मोसिस को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। साथ ही डिफ्यूजन के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होती है, जबकि ऑस्मोसिस के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है। मूवमेंट की बात आप यहाँ पर करेंगे, डिपेंडेंसी दिखाएंगे, कंसंट्रेशन, मीडियम, इन सब डिफरेंसेस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर। तो जो मूवमेंट हो रहा था इधर से इधर को, ठीक है, इस मूवमेंट को एक प्रेशर अप्लाई करके रोका जाएगा, ठीक है। और यही प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। द प्रेशर विच इज जस्ट इनफ टू स्टॉप ऑस्मोसिस, जो प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, परासरण को रोकने के लिए काफी है, उस प्रेशर को ही क्या कहा जाएगा, परासरण दाब कहा जाएगा या ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कहा जाता है, परासरण दाब, ठीक है। तो परासरण क्या हो गया, जब लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ को कोई सॉल्वेंट मूव करता है या जाता है, किसके थ्रू, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, और उसको क्या कहा जाएगा, ऑस्मोसिस कहा जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कंसंट्रेशन या वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता है, ठीक है। इस ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया हो रही है, इसको रोकने के लिए वहां पर दाब अप्लाई किया जाएगा, और वो दाब क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब होगा, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क में है कि आपको डिटरमाइन करना है मोलर मास किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, और साथ ही आपको रिवर्स ऑस्मोसिस की टर्म भी समझनी है। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है, ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यू सेशन में। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।